इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज का जो विषय है वो साइबर सुरक्षा की एक ऐसी दुनिया के बारे में है जो अक्सर आम नजरों से बिल्कुल छिपी रहती है। हाँ, आमतौर पर लोग उस तरफ ध्यान नहीं देते। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं मेमोरी फोरेंसिक्स की। देखिए, जब भी किसी बड़े डेटा ब्रीच की जांच होती है तो सबसे पहले हार्ड ड्राइव की इमेजिंग की जाती है, जो कि एक बहुत ही स्टैंडर्ड प्रक्रिया है ना? लेकिन आज के थ्रेट लैंडस्केप में चीजें बदल गई हैं। आज हमारे जो स्रोत हैं, जैसे DFIR साइंस का एक यूट्यूब वीडियो, वोलेटिलिटी 3 पर एक टेक्निकल आर्टिकल और 13 क्यूब कार्ड का एक प्रैक्टिकल एनालिसिस, ये सब एक ही बात की ओर इशारा करते हैं कि हैकर्स अब हार्ड ड्राइव पर कोई सुराग छोड़ते ही नहीं है। एकदम सही। और इसीलिए हमारा आज का मिशन ये समझना है कि जब डिस्क पर कोई फुटप्रिंट नहीं होता तो एनालिस्ट रैम यानी वॉलेटाइल मेमोरी में छिपे डिजिटल सबूतों को कैसे ढूंढ निकालते हैं, और इसमें वॉलेटिलिटी नाम का टूल कैसे एक गेम चेंजर साबित होता है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। पारंपरिक फोरेंसिक्स को अगर हम देखें तो वो मुख्य रूप से फाइल सिस्टम के इतिहास को खंगालने का काम करता है, जैसे डिलीट की गई फाइलें या लॉग्स चेक करना। हाँ बिल्कुल, वो हमें ये बताता है कि सिस्टम में अतीत में क्या हुआ था। लेकिन मेमोरी फोरेंसिक्स इससे अलग है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम की रन टाइम स्थिति का एक लाइव स्नैपशॉट होता है। मतलब एकदम उसी पल की तस्वीर। सही कहा। ये उस विशिष्ट क्षण में CPU रजिस्टर्स, खुले हुए नेटवर्क सॉकेट्स या कर्नेल डेटा स्ट्रक्चर्स की बिल्कुल सटीक स्थिति को कैप्चर कर लेता है। आजकल के जो एडवांस्ड पर्सिस्टेंट थ्रेट्स या फाइललेस मैलवेयर है वो हार्ड ड्राइव पर सेव ही नहीं होते, वो सिर्फ रैम में काम करते हैं। हाँ, वो पावरशेल का उपयोग करके सीधे मेमोरी में इंजेक्ट हो जाते हैं। इसलिए बिना मेमोरी डंप के ऐसे हमलों की जांच करना लगभग असंभव है। तो इसका मतलब है कि सिर्फ डिस्क आधारित एंटीवायरस पर निर्भर रहना अब काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। और यहीं पर वॉलेटिलिटी की एंट्री होती है। जो हमारे स्रोत बता रहे हैं उसके अनुसार यह एक ओपन सोर्स और कम्युनिटी द्वारा बनाया गया टूल है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये लिनक्स, मैक OS और विंडोज सब पर काम करता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये टूल सिर्फ कच्चा डेटा नहीं निकालता, ये छिपे हुए कनेक्शंस और दुर्भावनापूर्ण कोड को डिकोड करता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करके ये पता लगाता है कि उस वक्त असल में चल क्या रहा था। और ये कैसे होता है, इसे समझने के लिए हमें वॉलेटिलिटी 2 के काम करने के तरीके को देखना होगा, जो कि काफी दिलचस्प है। हाँ, DFIR साइंस की वीडियो से जो बात सामने आई वो ये है कि वॉलेटिलिटी 2 में सबसे पहली चुनौती ये होती है कि मेमोरी इमेज का प्रोफाइल क्या है। प्रोफाइलिंग सबसे जरूरी कदम है। बिल्कुल। मतलब आपको ये जानना होता है कि मेमोरी डंप किस ऑपरेटिंग सिस्टम और आर्किटेक्चर का है। इसके लिए इमेज इन्फो कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, ये प्लगइन मेमोरी इमेज को स्कैन करके कर्नल डिबगर ब्लॉक को खोजता है, जिससे सिस्टम का सही प्रोफाइल पता चलता है, जैसे कि विंडोज 7, SP1, X64। और अगर आप प्रोफाइल सेट नहीं करते तो टूल को पता ही नहीं चलेगा कि मेमोरी में मौजूद ऑफसेट्स को कैसे मैप करना है। और एक बार प्रोफाइल सेट हो जाए फिर तो एनालिस्ट के पास कई प्लगइन्स होते हैं। PS लिस्ट इसका एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। हाँ, PS लिस्ट ये प्लगइन सिस्टम में चल रहे सभी प्रोसेस की सूची दे देता है। और तकनीकी तौर पर ये विंडोज कर्नल में एक्टिव प्रोसेस लिंक्स नाम की एक डबली लिंक्ड लिस्ट को पढ़ता है। हर चालू प्रोसेस का अपना एक ब्लॉक होता है जिसे ई प्रोसेस ब्लॉक कहते हैं। PS लिस्ट इन्हीं ब्लॉक्स को पढ़कर प्रोसेस ID और पेरेंट प्रोसेस ID दिखाता है। और नेटवर्क कनेक्शंस के लिए नेटस्कैन प्लगइन है, जो कि बहुत ही पावरफुल है। हाँ, लेकिन नेटस्कैन का आउटपुट अक्सर बहुत बड़ा होता है। उसमें ढेरों बंद हो चुके कनेक्शंस भी दिखते हैं जिनकी हमें जांच के लिए जरूरत नहीं होती, तो उन्हें हटाना जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। और यहीं पर लिनक्स पाइपिंग और grep कमांड काम आते हैं। आप grep-i क्लोज्ड कमांड का उपयोग करके उन बंद कनेक्शंस को फिल्टर कर सकते हैं, जिससे सिर्फ लिसनिंग और एस्टैब्लिश्ड कनेक्शंस ही सामने रहते हैं। एकदम सही। और यहाँ पर यह बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जो डेटा हमें PS लिस्ट में सीधा सीधा दिखाई देता है वो हमेशा पूरी सच्चाई नहीं होता। हाँ, मैलवेयर बहुत चालाक होते हैं। सोचिए, अगर कोई मैलवेयर खुद को एक्टिव प्रोसेस लिंक से हटा ले तो क्या होगा? इसी को डायरेक्ट कर्नल ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन या DCOM कहते हैं। जब कोई रूटकिट सिस्टम में आता है तो वो अपने ई प्रोसेस ब्लॉक को उस लिस्ट से अनलिंक कर देता है, ताकि PS लिस्ट उसे देख ही ना पाए। बिल्कुल। लेकिन थ्रेड शेड्यूलर को काम करने के लिए उस ब्लॉक का मेमोरी में होना जरूरी है, और PSX व्यू प्लगइन इसी बात का फायदा उठाता है। मतलब वो सिर्फ एक लिस्ट पर भरोसा नहीं करता? नहीं,
वो PS स्कैन और E-थ्रेड जैसी कई जगहों को स्कैन करता है। अगर कोई प्रोसेस PS लिस्ट में फॉल्स दिख रहा है लेकिन PS स्कैन में ट्रू है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो मैलवेयर खुद को छिपाने की कोशिश कर रहा है। एकदम सही। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। ये सच में मेमोरी फोरेंसिक्स की असली ताकत है, लेकिन टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है। 13 क्यूबर्ड और हमारे अन्य स्रोतों से पता चलता है कि वॉलेटिलिटी 3 में बहुत बड़े बदलाव आए हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ी तकनीकी छलांग है। अब ये अधिक मॉड्यूलर है और सबसे अच्छी बात, अब एनालिस्ट को प्रोफाइल सेट करने के लिए इमेज इन्फो चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। Volatility 3 अब सिंबल फॉर्मेट फाइलों का इस्तेमाल करके OS के डेटा स्ट्रक्चर्स को खुद ही रिकंस्ट्रक्ट कर लेता है। इससे न सिर्फ काम तेज होता है, बल्कि गलतियों की गुंजाइश भी कम हो जाती है। और गति की बात करें तो 13 क्यूबिट के वीडियो में WSL2 के इस्तेमाल का भी जिक्र है। विंडोज सबसिस्टम फॉर लिनक्स 2। हाँ, पहले एनालिस्ट को विंडोज और लिनक्स वर्कस्टेशंस के बीच स्विच करना पड़ता था या भारी भरकम वर्चुअल मशीनें चलानी पड़ती थी। वो की काफी थकाऊ काम था। बिल्कुल, लेकिन अब विंडोज 10 में WSL2 के जरिए लिनक्स का पूरा कर्नल सीधे विंडोज के अंदर मौजूद है। तो अब आप सीधे विंडोज टर्मिनल से लिनक्स के बाइनरीज और Volatility 3 के स्क्रिप्ट्स रन कर सकते हैं बिना किसी परफॉर्मेंस इशू के। यह सच में एक निर्बाध अनुभव है, लेकिन एक छोटी सी चुनौती भी है। Volatility 3 में कमांड्स लिखने का तरीका काफी सख्त हो गया है। हाँ, कैपिटलाइजेशन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जैसे पुराने संस्करण का PS लिस्ट अब windows.pslist.pslist हो गया है, जिसमें आखिरी P और L बड़े अक्षरों में होने चाहिए। ये इसलिए किया गया है ताकि अलग-अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स के प्लगइन्स आपस में ना टकराएं। समझदारी वाला कदम है। तो इन नए टूल्स को एक असली मामले में कैसे इस्तेमाल किया जाता है? 13 क्यूबिट ने एक बहुत ही शानदार केस स्टडी दिखाई है। हाँ, एक विंडोज 10 मशीन का मेमोरी डंप। बिल्कुल, जब जांच की शुरुआत में PS लिस्ट प्लगइन चलाया गया तो एक बहुत ही अजीब प्रोसेस दिखा। LSA_ISO.exe। पहले से ISO प्रोसेस, ये क्रेडेंशियल गार्ड का हिस्सा है। हाँ, और ये पासवर्ड हैशेस को सुरक्षित रखता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि जिस मशीन की जांच हो रही थी उसमें क्रेडेंशियल गार्ड इनेबल्ड ही नहीं था। अगर वो इनेबल्ड नहीं है तो उस प्रोसेस का मेमोरी में होना ही खतरे की घंटी है। और शक तब और गहरा गया जब उसका पेरेंट प्रोसेस ID देखा गया। वो cmd.exe से जुड़ा था। कमांड प्रॉम्प्ट। कोई भी कोर सिस्टम सिक्योरिटी प्रोसेस कमांड प्रॉम्प्ट से शुरू नहीं होता। वो तो विनिट जैसे सुरक्षित प्रोसेस से शुरू होना चाहिए। बिल्कुल, प्रोसेस ट्री में ये बहुत बड़ी विसंगति है। तो इसके बाद CMD लाइन प्लगइन का इस्तेमाल किया गया, जो ये बताता है कि प्रोसेस किस कमांड के साथ शुरू हुआ था, और वहां एक रिवर्स शेल का सिंटैक्स दिखा। मतलब वो बाहर किसी गैर मानक पोर्ट पर कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा था। हाँ, और जब DLL लिस्ट प्लगइन चलाया गया तो पता चला कि ये 32 बिट बाइनरी थी। WOS64 सबसिस्टम के अंदर? सही, एक 64 बिट विंडोज पर 32 बिट का सिक्योरिटी कोर सर्विस चलना ये तकनीकी रूप से नामुमकिन है जब तक कि वो मैलवेयर ना हो। सारे सबूत उसी तरफ इशारा कर रहे थे। बाहर निकालना। प्रॉकडम्प का इस्तेमाल करके उस 57 किलोबाइट की फाइल को निकाला गया और जब उस पर स्ट्रिंग्स कमांड चलाया गया, मेरा मतलब स्ट्रिंग्स कमांड रन किया गया, तो सच्चाई सामने आ गई। वो कोई सिस्टम फाइल नहीं थी। बिल्कुल नहीं, वो विंडोज के लिए नेटकैट था। हमलावर ने बस नेटकैट का नाम बदलकर LSA/ISO कर दिया था ताकि वो सिस्टम का हिस्सा लगे। तो इस सब का असल मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि सिर्फ डिस्क को स्कैन करना काफी नहीं है। हैकर्स लिविंग ऑफ द लैंड तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो सिस्टम के ही नामों का इस्तेमाल करके रैम में खुलेआम छिप रहे हैं। और ये जानकारी साइबर सुरक्षा पेशेवरों के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, DFIR एनालिस्ट के लिए ये समझना अहम है कि मेमोरी से आप क्या-क्या निकाल सकते हैं। अनएन्क्रिप्टेड पासवर्ड हैश, शेल बैग्स जो यूजर के फोल्डर नेविगेशन का इतिहास बताते हैं, यहाँ तक कि क्लिपबोर्ड का डेटा भी। बिल्कुल, क्लिपबोर्ड में अक्सर संवेदनशील डेटा या गुप्त कुंजियां होती हैं। ये दिखाता है कि जब तक पावर चालू है तब तक रैम में बहुत सारे पक्के सबूत मौजूद रहते हैं। डिजिटल दुनिया में कुछ भी सच में गायब नहीं होता। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। कैसा सवाल? देखिए, अगर ये सारा बहुमूल्य डेटा जैसे छुपे हुए वायरस, रिवर्स शेल कनेक्शन और हैकर्स के फुटप्रिंट्स केवल वोलेटाइल मेमोरी में रहते हैं, जो कंप्यूटर बंद होते ही मिट जाता है। बिल्कुल,
तो जरा सोचिए, हर दिन कितने ही महत्वपूर्ण डिजिटल अपराधों के एकदम पक्के सबूत सिर्फ इसलिए हमेशा के लिए नष्ट हो जाते होंगे क्योंकि घबराहट में किसी ने कंप्यूटर का प्लग निकाल दिया। आमतौर पर खतरे को रोकने के लिए सबसे पहले यही किया जाता है। हाँ, लेकिन क्या हमें जांच के पहले कदम के रूप में डिवाइस को बंद करने के अपने पुराने तरीके को पूरी तरह से नहीं बदल देना चाहिए? क्या प्लग खींचने से हम अनजाने में ही सही जांचकर्ताओं की मदद करने के बजाय सबूत मिटा तो नहीं रहे? ये सच में एक बहुत ही गंभीर विचार है। क्या हमें नेटवर्क डिस्कनेक्ट करके सीधा रैम डंप लेने की आदत नहीं डालनी चाहिए? सोचने वाली बात है।